हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी ISGS वर्ल्ड का। ये आपका बुक है। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस परीक्षा 2026 होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे हम लोग करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी देखेंगे दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 तक के MCQ फॉर्मेट में जो है क्वेश्चंस होंगे और आंसर होंगे, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी का आपके स्टडी ग्राम चैनल पर स्वागत है। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडी ग्राम चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग ISPCS GS वर्ल्ड की ये बुक है, उत्तर प्रदेश लोअर PCS परीक्षा 2026 होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है आपका दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 तक का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल इसमें हम लोग देखेंगे। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला, भारत इसका सदस्य देश है। दूसरा, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो राइट आंसर आपका होगा डी, केवल 1 सही है, यानी कि 1 सही है और 2 गलत है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का। भारत इसका सदस्य देश है, ये सही है आपका, लेकिन 2 नंबर गलत है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, केवल 1 सही है। भारत को वर्ष 2026-27 अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद की श्रेणी बी वे देश जिनका समुद्री व्यापार में प्रमुख हित है वे में पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को 169 वैध मतों में से 154 मत प्राप्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की स्थापना वर्ष 1948 में इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMCO के रूप में हुई थी, जिसका नाम वर्ष 1982 में बदलकर IMO किया गया। वर्तमान में इसके 176 सदस्य देश और 3 सहयोगी सदस्य हैं। भारत वर्ष 1959 से इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय लंदन में अवस्थित है, न कि सिंगापुर में, इसलिए बी नंबर ऑप्शन गलत था। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे अब। दूसरा, अजलान शाह कप 2025 के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला, इसमें भारत विजेता रहा। दूसरा, यह केवल एशियाई देशों के मध्य खेली जाने वाली हॉकी की एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो आपका आंसर होगा बी, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि दोनों के दोनों क्या है तो गलत है। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 31वां संस्करण मलेशिया के इपोह में 23 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में हारकर लगातार दूसरी बार उप विजेता रजत पदक रही। सुल्तान अजलान शाह कप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष मलेशिया में किया जाता है। थर्ड नंबर सवाल देखिए, भारत में 2 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य एक वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ आयोजित किया गया? राइट आंसर सी, मालदीव के साथ। बाकी सभी गलत है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल MNDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो
तो राइट आंसर होगा डी, विवेक चतुर्वेदी, बाकी सभी गलत है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष श्री विवेक चतुर्वेदी हैं। 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने 1 दिसंबर 2025 को कार्यभार संभाला। उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया, जो 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। 5 नंबर, ऐसा पहला कौन सा भुगतान बैंक पेमेंट बैंक है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर सी है फिनो। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 5 दिसंबर 2025 को फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने के लिए इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला विश्व एड्स दिवस, दूसरा अंटार्कटिका दिवस, तीसरा त्रिपुरा का स्थापना दिवस। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से दिवस 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं या हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ए और दोनों सही है, 3 नंबर गलत है। जो 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं, कौन सा? विश्व एड्स दिवस और अंटार्कटिका दिवस। 1 दिसंबर को दुनिया भर में और भारत में कई महत्वपूर्ण दिवस माने जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है विश्व एड्स दिवस, भारत का BSF स्थापना दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस, अंटार्कटिका दिवस। तो इतने सारे मनाए जाते हैं 1 दिसंबर को दिवस, इन सबको याद रखिएगा। 7 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? पहला, यह भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा, यह एक वार्षिक आयोजन है जो कि हर बार भारत के राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट से सही उत्तर चुनना है, तो क्या होगा आंसर आपका? आंसर होगा डी, केवल 1, यानी 1 सही है, सही उत्तर चुनना है तो, और दूसरा गलत है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2025 हरिमौ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण 5 से 18 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज MFR में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2012 में शुरू हुआ था और दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 8 नंबर, 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला, यह भारत में आयोजित किया गया। दूसरा, इस सत्र के दौरान भारत की दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो है कूट से सही उत्तर चुनना है, तो इसको जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर ए होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। भारत ने 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की। यह पहली बार था जब भारत ने इस महत्वपूर्ण वैश्विक समिति के सत्र का आयोजन किया। इस सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा ने की। इस सत्र के दौरान भारत की दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। 9 नंबर, प्रमुख तिथि और उससे जुड़े दिवस का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है या है? पहला, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। दूसरा, 3 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। तीसरा, 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट से सही उत्तर चुनना है, 1 और 2 सही है और 3 नंबर आपका गलत है। तो राइट आंसर ए होगा सही।
2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। भारत में नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। 10 नंबर सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को वर्ष 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बी, सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी को यूएनईपी ने 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्रेणी, उन्हें यह सम्मान इंस्पायरेशन एंड एक्शन प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में दिया गया है। मुख्य कारण, उन्होंने तमिलनाडु कूल रूफ प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया जिसमें सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स SRI पेंट का उपयोग करके घरों के अंदर का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सफलता मिली। 11, किस राज्य में देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर शुरू किया गया है? तो राइट आंसर सी, गुजरात में। गुजरात के आनंद जिले में स्थित भाई काका यूनिवर्सिटी के प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज करमसद में देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर शुरू किया गया है। 12 दिसंबर 2025 को स्थापित यह केंद्र इंटरनेशनल चेयर इन बायो एथिक्स पोर्टो पुर्तगाल के तत्वाधान में डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों को संवेदनशील चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित करता है। 12 नंबर, भारत में घोषित रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ को देश का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया। दूसरा, सिल्लीसेड झील राजस्थान को देश का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुना है कूट से, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। राइट आंसर होगा ए, यानी 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर चुना है तो दोनों सही है। राइट आंसर ए होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर 12 दिसंबर 2025 को देश का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सिल्लीसेड झील को आधिकारिक तौर पर 12 दिसंबर 2025 को देश का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। तेरह नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? पहला, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी ए सही है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया। यह पुरस्कार 1991 में स्थापित ऊर्जा संरक्षण ढांचे के तहत किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE। पुरस्कार विजेता राज्य ग्रुप ए कर्नाटक, ग्रुप 2 आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 कर्नाटक, ग्रुप 4 केरल, ग्रुप 5 चंडीगढ़। 14 दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC का विस्तार किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? पहला, इस नए विस्तार के साथ नेटवर्क में अब 91 देशों कुल 425 शहर शामिल हो गए हैं। दूसरा, भारत के कोई शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का भाग नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर जो होगा आपका होगा केवल 1 सही है, 2 नंबर गलत है। तो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों नहीं, ये भी गलत है, 2 गलत है। तो राइट आंसर डी होगा केवल 1। डी होगा केवल 1।
दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी GNLC का विस्तार करते हुए 46 देशों को 72 नए शहरों को शामिल किया है। इस नए जुड़ाव के साथ नेटवर्क में अब 91 देशों के कुल 425 शहर शामिल हो गए हैं। हालांकि दिसंबर 2025 की नई सूची में किसी नए भारतीय शहर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन भारत के निम्नलिखित 3 शहर पहले से ही इस प्रतिष्ठित नेटवर्क का हिस्सा है: वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर एवं नीलाम्बूर केरल। 15 नंबर सवाल देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला, प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त को इसका पहला महिला अध्यक्ष चुना गया। दूसरा, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर सी, केवल टू जो है सही है, पहला गलत है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ पिसारोटी बनी है। उन्हें 14 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया, जो क्लब के 67 से 68 वर्षों के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भारत में पत्रकारों का सबसे बड़ा और प्रमुख पेशेवर संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 16 नंबर, दिसंबर 2025 में फुटबॉलर लियोनेल मेसी की उपस्थिति में किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया? राइट आंसर डी है, महाराष्ट्र ने। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी खेल पहल है, जिससे राज्य में फुटबॉल को जमीनी स्तर यानी ग्रास रूट्स पर बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका आधिकारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 14 दिसंबर 2025 को मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी की उपस्थिति में किया। 17, जोस एंटोनियो कोस्टा दिसंबर 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? राइट आंसर भी चिली के। जोस एंटोनियो कोस्टा एक दक्षिणपंथी नेता हैं, जिन्हें दिसंबर 2025 में चिली का नया राष्ट्रपति चुना गया। 18 नंबर, दिसंबर 2025 में पोंडुरु खादी को GI टैग प्राप्त हुआ। यह किस राज्य से संबंधित उत्पाद है? राइट आंसर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कपड़े पोंडुरु खादी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। पोंडुरु खादी यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव में उत्पादित एक पारंपरिक हस्तनिर्मित सूती कपड़ा है, जिसे स्थानीय रूप से पटनुल्लू के नाम से जाना जाता है। पोंडुरु भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कताई करने वाले अभी भी 24 तिलियों वाले एकल ध्रुवीय चरखे का उपयोग करते हैं, जिसे गांधी चरखा के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर, सुजलाम भारत ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला, इसे दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। दूसरा, यह भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा केवल जो है ना 1 सही है, 2 नंबर गलत है। राइट आंसर डी, केवल 1। सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह जल जीवन मिशन JJM के तहत ग्रामीण पेयजल प्रबंधन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का प्रणोदन किया गया? तो बी, वाराणसी में किया गया। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने वाराणसी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का प्रणोदन किया। यह स्वच्छ और संधारणीय अंतर्देशीय जल परिवहन की दिशा में राष्ट्र के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 21 मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष
2025 में मनाए गए मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो राइट आंसर सी, दैनिक आवश्यकताएं। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है, जो गरिमा, समानता और स्वतंत्रता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह दिवस औपचारिक रूप से 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 2025 की थीम दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को एक मानवाधिकार के रूप में केंद्रित करती है। 22 नंबर, 11वीं सदी के ऐतिहासिक हिंदू मंदिर प्रीबिहियर को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष हुआ था? तो हुआ था वो आंसर, आपका आंसर है सी, थाईलैंड और कंबोडिया। 8 दिसंबर 2025 को थाईलैंड के वायुसेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 लड़ाकू विमानों से हवाई हमले एयर स्ट्राइक किए। यह संघर्ष 11वीं सदी के ऐतिहासिक हिंदू मंदिर प्रीबिहियर टेम्पल और उसके आसपास के विवादित भूमि को लेकर हुआ। भगवान शिव को समर्पित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तेईस नंबर, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला, इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। दूसरा, वर्ष 2025 का विजन विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए रखा गया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका 1 और 2, 2 सही है, तो राइट आंसर ए होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का विजन विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के सहयोग से 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित और शिखर सम्मेलन 2025 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो डी, उपर्युक्त सभी। सहकारी शासन सूचकांक, बी, सहकार सारथी, सी, DG KCC। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय अर्थ समिट 2025 और शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इससे पहले का संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस सम्मेलन में 13 से अधिक नई सेवाओं का शुभारंभ किया गया, जिनमें प्रमुख है DG KCC सहकारी शासन सूचकांक, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण एप्लीकेशन, सहकार सारथी नामक डिजिटल पहल। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर डी, एलन मस्क, जेनसन हुआंग, सी, सैम ऑल्टमैन, डी, उपर्युक्त सभी। तो सभी है। टाइम मैगजीन 11 दिसंबर 2025 को AI के वास्तुकारों द आर्किटेक्ट ऑफ AI को संयुक्त रूप से 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में नामित प्रमुख व्यक्तियों में शामिल है एलन मस्क X और AI के CEO हैं, यानी ट्विटर जो है ना उसके, और AI के CEO हैं। जेनसन हुआंग NVIDIA के CEO, सैम ऑल्टमैन ओपन AI के CEO हैं। 26 नंबर, पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? पहला, इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। दूसरा, इसका विषय था संतुलन
की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा कूट सी होगा, केवल 2 सही है, ए नंबर गलत है। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इसका शिखर सम्मेलन का विषय था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। 27 नंबर, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या है? पहला, इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 45 को भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क बनाया गया है। दूसरा, यह सड़क वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य से गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट से सही उत्तर चुनना है तो राइट आंसर ए होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का शुभारंभ 16 दिसंबर 2025 को किया। यह परियोजना मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य से गुजरने वाले 11.96 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के 2 किलोमीटर के घाट खंड पर क्रियान्वित की गई। दिसंबर 2025 को किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर ए, राजकुमार गोयल को। पूर्व IAS अधिकारी राजकुमार गोयल को 15 दिसंबर 2025 को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया का स्थान लिया है। बी साईराम को दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 प्रबंध निदेशकों में से एक नियुक्त किया गया था। 29 नंबर, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय के दूसरा संस्करण में भाग लिया? राइट आंसर सी, संयुक्त अरब अमीरात को। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण वर्ष 2025-24 में राजस्थान के महाजन रेंज में आयोजित किया गया था। 30 नंबर, दिसंबर 2025 में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर डी, पटना में। दिसंबर 2025 में भारत का पहला पावर म्यूजियम ऊर्जा संग्रहालय बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जाने की मंजूरी मिली। यह न केवल भारत का पहला बल्कि दुनिया का चौथा ऐसा विशिष्ट ऊर्जा संग्रहालय होगा। 31 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, प्रवासी भारतीय दिवस। दूसरा, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। उपयुक्त में से कौन से दिवस 18 दिसंबर को मनाए जाते हैं या है? राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम माइग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण, योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और सुरक्षा या समानता सुनिश्चित करना। प्रवासी भारतीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अलग अलग दिवस है। यह हर 2 साल में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 32, हाल ही में वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर बी, स्कॉटलैंड। वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया। यह राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण था। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट एक यूनिकॉर्न था जिसका नाम फिनी द यूनिकॉर्न रखा गया था। मूल रूप से इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को मिली थी, लेकिन लागत संबंधी चिंताओं के कारण उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया, जिसके बाद ग्लासगो को नए मेजबान
के रूप में तय किया गया। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर 171 पदक, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर 110 पदक और कनाडा तीसरे स्थान पर 62 पदक रहा। भारत कुल 39 13 स्वर्ण 17 रजत 9 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। 33 17 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में भारत का पहला नया समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की? राइट आंसर डी, गोरखपुर में। 17 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में भारत का पहला नया समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की थी। 7 अप्रैल 2026 को ही कैबिनेट बैठक में इस हेतु एक अध्यादेश भी जारी किया गया। ध्यान दें, इससे पहले साल 2022 में तेलंगाना विधानसभा द्वारा भी अपने फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI को यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट UOF में अपग्रेड करने का अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूरी तरह से नए और समर्पित वन विश्वविद्यालय के निर्माण की मंजूरी दी गई। 34 प्रमुख खेल प्रतियोगिता और उसके विजेता का निम्नलिखित में से कौन से युग्म सहित सुमेलित नहीं है या है? पहला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 झारखंड। दूसरा, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मुंबई। तीसरा, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप पंजाब। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो कूट से सही उत्तर होगा आपका बी। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। सही उत्तर चुनना है, 2 और 3 सही है। और 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 68वीं NSCC का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। इस भव्य प्रतियोगिता में 19,000 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया। पदक तालिका में हरियाणा ने 31 स्वर्ण सहित कुल 60 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। दिसंबर 2025 में आयोजित हुई 2020 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 की विजेता झारखंड क्रिकेट टीम बनी है। इसमें हरियाणा की टीम उप विजेता रही। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन 4 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था। 50 ओवर के इस टूर्नामेंट के इस संस्करण की विजेता विदर्भ की टीम रही थी। 35 23 दिसंबर 2025 को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे। इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बी, जयंत विष्णु नार्लिकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर 2025 को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। पद्म विभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार और 4 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया, जबकि विज्ञान में टीम पुरस्कार अरुमा मिशन CSIR को दिया गया। प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को वर्ष 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था। शेष 2 विकल्पों में शामिल वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का विज्ञान श्री पुरस्कार मिला। 36 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। इस स्थल पर 3 कांस्य मूर्तियां स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति इन 3 मूर्तियों में नहीं है? तो बी, सरदार पटेल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था। यहाँ 3 महान राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमाएं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है।
37 नंबर सवाल है, बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के गठन की आधिकारिक घोषणा 19 दिसंबर 2025 को की गई थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो आपका जो है डी केवल वन सही है, 2 नंबर गलत है। इसे एक वैज्ञानिक वैधानिक वैधानिक निकाय एस्चुएचरी बॉडी के रूप में गठित किया गया है। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के गठन की आधिकारिक घोषणा 19 दिसंबर 2025 को की गई थी। इसे एक वैज्ञानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। यह ब्यूरो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जहाज मार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। यह नया संगठन देश के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत करेगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या है? पहला, सुशासन दिवस 2025 को मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर रहे थे। दूसरा, 25 दिसंबर 2025 को सुशासन सूचकांक का न्यूनतम पूर्ण संस्करण भी जारी किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा केवल वन सही है, 2 नंबर गलत है। तो डी केवल वन सही है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह सुशासन दिवस मनाया गया। सुशासन दिवस 2025 का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर रही थी। सुशासन सूचकांक का पहला और पूर्ण संस्करण वर्ष 2021 में शासन दिवस पर जारी किया गया था। तब से आज तक कोई भी नया पूर्ण सुशासन सूचकांक का संस्करण जारी नहीं किया गया है। 39, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। दूसरा, उज्बेकिस्तान इसमें पहले और भारत दूसरे स्थान पर रहा था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा आपका ए। 1 और 2 दोनों सही उत्तर है। राइट आंसर ए होगा। 5वें एशियाई युवा पैरा गेम्स आयोजन दिसंबर 2025 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया था। पहले यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में आयोजित होनी थी, लेकिन वहां असमर्थता जताए जाने के बाद एशियाई पैरालंपिक समिति एएसपीसी ने इसकी मेजबानी दुबई को सौंपी। इस खेल आयोजन का आधिकारिक स्लोगन बॉर्न टू राइज था। पदक तालिका में उज्बेकिस्तान शीर्ष स्थान पर रहा, ईरान दूसरे, जापान तीसरे और भारत 7वें स्थान पर रहा था। 40, प्रमुख दिवस और तारीख का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है या है? पहला, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। दूसरा, राष्ट्रीय गणित दिवस 24 दिसंबर। तीसरा, वीर बाल दिवस 28 दिसंबर। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर बी होगा। ए नंबर गलत है। बोला सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है आपका 2 और 3 नहीं है। ए नंबर आपका जो है ना सही सुमेलित है, यानी कि ये सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है, तो गलत है ए और ए। इसलिए राइट आंसर आपका 2 और 3 होगा, तो बी राइट आंसर होगा। ए नंबर तो सही है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। 41 नंबर, दिसंबर 2025 में पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर डी है, डेनमार्क। पारंपरिक डाक पत्र वितरण सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क है। डेनमार्क की सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय डाक सेवा पोस्ट नॉर्ड ने 30 दिसंबर 2025 को अपना अंतिम पत्र वितरित किया, जिसके साथ ये देश में 4 से 1 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा का अंत हो गया। 42 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माने जाने वाले बरगढ़ धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में होता है? राइट आंसर बी, उड़ीसा में होता है।
विश्व प्रसिद्ध 78वीं बरगढ़ धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक उड़ीसा के बरगढ़ जिले में किया गया था। 11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जुटते हैं। 23 नंबर सवाल, दिसंबर 2025 में दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तो राइट आंसर डी, काम्या कार्तिकेयन। 18 वर्षीय युवा भारतीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन ने 27 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका में दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करके एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। वह दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व स्तर पर दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ? पहला, दिसंबर 2025 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में किया गया था। दूसरा, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम विकसित भारत के लिए मानव पूंजी थी। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर ए होगा। तेलंगाना के हैदराबाद 19 से 20 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के पूसा में 3 दिवसीय मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य थीम ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत रखी गई थी। 45, सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो डी, इजराइल है। इजराइल पहला देश बन गया जिसने सोमालीलैंड, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य नहीं है, को स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है। 1920 में औपचारिक रूप से यह एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। वर्ष 1960 में सोमालीलैंड राज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की और बाद में स्वेच्छा से इटली के कब्जे वाले सोमालीलैंड से मिलकर सोमालिया बना था। अब एक बार फिर यह सोमालीलैंड बन गया है। 46 नंबर, इसरो ने अब तक सबसे भारी उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित था? राइट आंसर होगा आपका सी, अमेरिका से। इसरो ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी उपग्रह ब्लू बर्ड 2 यानी कि 6100 किलोग्राम का प्रक्षेपण लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LBM-3 रॉकेट के माध्यम से कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की, जिससे भारत की मजबूत हेवी लिफ्ट प्रक्षेपण क्षमता का प्रदर्शन हुआ। वर्ष 2025 की थीम दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को एक मानवाधिकार के रूप में केंद्रित करती है। 47, 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 7 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो डी, नैरोबी। 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 7 का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के मुख्यालय में आयोजित हुआ था। इस वर्ष की सभा का आधिकारिक विषय एक लचीले ग्रह के लिए संधारणीय समाधानों को आगे बढ़ाना, एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए रिसाइलेंट प्लैनेट था। 48, दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से चोला और डोकला दर्रे को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की गई थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है। पहला, इन दर्रों की अवस्थिति लद्दाख में चीन सीमा पर है। दूसरा, यह पहला भारत रणभूमि दर्शन की तरह बैटल फील्ड टूरिज्म का हिस्सा है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा आपका सी, केवल 2 सही है, पहला गलत है।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 15 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से चोला और डोकला दर्रे को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की थी। यह पहल जनवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म का हिस्सा है। 49 किस भारतीय खिलाड़ी को 2026 से 29 के कार्यकाल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर है आपका डी, PV सिंधु है। डी जो है आपका PV सिंधु है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु को 2026 से 29 के कार्यकाल 24 दिसंबर 2025 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष चेयर चुना गया है। इस आयोग के 4 अन्य सदस्य डेबोरा जिल नीदरलैंड, आन से यंग दक्षिण कोरिया, जिया येफान चीन और दोहा हानि मिस्र। 50 नंबर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक नए राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। यह किस जिले में स्थित है? राइट आंसर सी है शाहजहांपुर। तेईस दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 कॉलेजों को अपग्रेड कर राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही संत रविदास नगर भदोही में स्थित मौजूदा काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज ज्ञानपुर को अपग्रेड कर अब काशी नरेश विश्वविद्यालय के रूप में नई पहचान दी गई। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर में मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के अधीन संचालित शैक्षणिक इकाइयों को मिलाकर एक नए राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। क्या नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर बी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। बाकी सभी गलत है। 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती पर लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इस पुस्तकालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसे भविष्य में और विस्तृत करने की योजना है। यह सुविधा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ बाहरी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी सुलभ रहेगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकें। 52 नंबर सवाल देखिए। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। आगे देखिए क्या दिया गया। 2 नंबर, इस अवसर पर निकाली गई सांस्कृतिक झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरा जो है, इस वर्ष के समारोह का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या है? राइट आंसर सी है, यानी कि 3 नंबर सही है ये वाला, और 2 नंबर गलत है और 1 वाला जो है सही है। तो 1 और 3 सही था। यहाँ पर देखिए ये भी सही है, 1 और 3 सही था। 2 नंबर गलत था, 2 नंबर ये गलत था, 3 नंबर सही था। ये 2 लिखा है, 3 होगा, तो इसलिए राइट आंसर सी 1 और 3 सही है। भारत ने 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपना 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज,
फहराया और 21 तोपों की पारंपरिक सलामी के साथ ऐतिहासिक परेड का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2026 का गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत रखा गया था। इस वर्ष यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान देर लेयेन या यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। समारोह के सांस्कृतिक प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों की कुल 30 झांकियां निकाली गई थी। इनमें महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में यह पहला अवसर था जब यूरोपीय संघ EU के सैन्य दल ने भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। 53 नंबर, जनवरी 2026 में अपने 100% ताजा कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना? तो राइट आंसर भी लखनऊ बना। 22 जनवरी 2026 को लखनऊ ने अपने ताजा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करके उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने की उपलब्धि हासिल की। सिवरी में नए कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के चालू होने से शहर की क्षमता अब इसके दैनिक कचरा उत्पादन से अधिक हो गई है। यहाँ कचरे को जैविक खाद तथा बायोगैस और अजैविक ईंधन तथा रिसाइकलिंग भागों में बांटकर निस्तारित किया है। इसके साथ ही वर्षों से जमे पुराने कचरे का वैज्ञानिक उपचार भी तेजी से किया जा रहा है और भविष्य में कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने की योजना है। 54 नंबर सवाल देखिए, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो राइट आंसर होगा आपका बी, 54 का बी, मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। 19 से 21 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र विषय के साथ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों की व्यापक भागीदारी के कारण यह अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन बना। इसमें विकसित भारत 1947 के लक्ष्य को प्राप्त करने, राज्य विधानसभाओं के प्रति वर्ष न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय विधायी सूचकांक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपनाए गए। पचपन नंबर, उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजिन ODOC योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तौर पर बनाई गई है। दूसरा, इस योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2026 को किया गया था। तीसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजिन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के पारंपरिक व्यंजन खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या है? तो राइट आंसर होगा 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर 2, 3 यानी कि सी सही है। वर्ष 2018 में शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजिन ODOC योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय खाद्य संस्कृति कुजिन को पहचान दिलाकर उसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन ODOC योजना के तहत प्रदेश के सभी 18 मंडलों डिवीजन में क्लस्टर बनाए जाने की योजना है।
56 नंबर, 1 जनवरी 2026 को यूरो द्वारा मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है आपका 56 का भी बुल्गारिया बना है। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ने अपनी पुरानी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को आधिकारिक तौर पर हटाकर यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। यूरोजोन यूरोपीय संघ यू के उन सदस्य राष्ट्रों का एक आर्थिक और मौद्रिक संघ मॉनेटरी यूनियन है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा छोड़कर यूरो को अपनी एकमात्र वैध मुद्रा के रूप में अपनाया है। यूरो को आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1999 को बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए लॉन्च किया गया था तथा 1 जनवरी 2002 से इसके भौतिक नोट और सिक्के आम चलन में आए थे। 57, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला खंड सूरत से बिलीमोरा के बीच शुरू किया जाएगा। दूसरा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का परिचालन स्वतंत्रता दिवस 2028 से शुरू होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या है? तो राइट आंसर होगा ए सही है, ए नंबर सही है, 2 नंबर गलत है। राइट आंसर ए, केवल 1। 1 जनवरी 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का परिचालन स्वतंत्रता दिवस 2027 से शुरू होगा, जिसके अंतर्गत पहली बुलेट ट्रेन सूरत में बिलीमोरा के बीच चलाई जाएगी। 508 किलोमीटर लंबी इस मार्ग का 92% हिस्सा एलिवेटेड है, जिसमें 21 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे की सुरंग भी शामिल है। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी, जिससे मुंबई अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 2 घंटे रह जाएगा। जापान के शिकानसेन तकनीक पर आधारित इस परियोजना का क्रियान्वयन NHSRLCL द्वारा किया जा रहा है। 58 नंबर, हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित भारत के पहले रजोनिवृत्ति क्लिनिक का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर भी, महाराष्ट्र में। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित भारत का पहला रजोनिवृत्ति क्लिनिक मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को होने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, चिंता और अवसाद का समाधान तथा एक ही स्थान पर चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सलाह और हार्मोनल संतुलन की जांच जैसी एकीकृत सुविधाएं प्रदान करना है। उनसठ नंबर, हाल ही में जनवरी 2026 में भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पामनारो की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बी, साणंद, गुजरात में। 23 जनवरी 2026 को गुजरात के साणंद में भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पामनारो की आधारशिला रखी गई है। गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने इसका उद्घाटन किया। यह संयंत्र अजिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो उपग्रहों तथा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के निर्माण पर केंद्रित होगा। उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में विदेशों पर आयात निर्भरता को कम करना और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करना है। 60 नंबर, हाल में 21 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर ही डालते हैं हम लोग। पहला, यह सूचकांक केवल GDP के बजाय राष्ट्रों के नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा,
इस सूचकांक को यूनेस्को द्वारा JNU और IIM मुंबई के सहयोग से तैयार किया गया है। तीसरा, इस वैश्विक रैंकिंग में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो राइट आंसर सी होगा। 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। राइट आंसर सी होगा। एक जनवरी 2026 को भारत द्वारा लॉन्च किया गया जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक RNI केवल आर्थिक वृद्धि या GDP के बजाय राष्ट्रों को नैतिक आचरण, नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय प्रबंधन और वैश्विक जिम्मेदारी के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए जारी किया जाता है। इस सूचकांक को वैश्विक बौद्धिक फाउंडेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF द्वारा JNU और IIM मुंबई के सहयोग से तैयार किया गया है, न कि यूनेस्को द्वारा। 154 देशों के इस वैश्विक सूचकांक में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो अमेरिका 66वीं रैंक और चीन 68वीं रैंक जैसी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से काफ़ी बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर आया है। वहीं मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे नीचे 154वें स्थान पर रहा है। 61 नंबर, भारत के पहले समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बी तमिलनाडु बना है। डीप टेक उन स्टार्टअप्स को संदर्भित करता है जिनका आधार गहन वैज्ञानिक खोज, बौद्धिक संपदा, IP या जटिल इंजीनियरिंग नवाचार होता है। इस समान ई-कॉमर्स ऐप से अलग होते हैं क्योंकि इनकी विकास अवधि लंबी होती है और इन्हें भारी प्रारंभिक अनुसंधान व निवेश की आवश्यकता होती है। 9 जनवरी 2026 चेन्नई में आयोजित यूमेजिन सम्मेलन में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया ताकि AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और अंतरिक्ष तकनीक जैसे उच्च विज्ञान डोमेन को बढ़ावा दिया जा सके। 62 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर बी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर घोषित किया है। इस प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे मई 2024 से 123 देशों के समर्थन में अपनाया गया था। इस वर्ष के कार्यक्रमों और पहलों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इटली, रोम स्थित अन्य वैश्विक एजेंसी जैसे IFAD, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD और WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ मिलकर कर रहा है। 63 नंबर, 14 से 16 जनवरी 2026 को भी दिल्ली में आयोजित 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। दूसरा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। तीसरा, भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी 4थी बार की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। भारत की संसद द्वारा नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2026 तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 15 जनवरी 2026 को संसद के सेंट्रल हॉल में इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। भारत ने 4थी बार इस ऐतिहासिक सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। इससे पहले भारत ने 1971 में, 1986 में, 2010 में इसकी मेजबानी की थी। इस सम्मेलन में 61 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि, स्पीकर, राष्ट्र सभापति, पीठासीन अधिकारी ने भाग लिया, जो इसके इतिहास की सबसे बड़ी भागीदारी रहे।
64 नंबर, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? राइट आंसर बी, आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी का मुख्य विषय आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति था। इस झांकी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ आधुनिक तकनीकी और डिजिटल पहलों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तेज प्रगति को प्रदर्शित किया गया था। 65, भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? राइट आंसर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ बे क्षेत्र में शुरू की गई। ओपन सी का अर्थ क्या है? इसका तत्पर तटीय क्षेत्रों या बंद जलाशयों के बजाय तट से दूर गहरे एवं खुले समुद्र में बड़े बड़े तैरते जालों सी केज के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक मछली पालन करने के आधुनिक तकनीक से है। यह पहल पारंपरिक तटीय मत्स्य पालन पर दबाव को कम करती है और खुले समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री मछलियों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। 66 नंबर, हाल ही में पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका टोबी कियर्स को दिया गया है। अमेरिकी विकासवादी जीव वैज्ञानिक टोबी कियर्स को पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार उन्हें माइकोराइजल नेटवर्क पर किए गए उनके अग्रणी शोध के लिए दिया गया है। 67, वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से मोजाम्बिक के किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तभी ग्रासा मासेल। जनवरी 2026 में मोजाम्बिक के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाजसेवी ग्रासा मासेल को वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह घोषणा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई, जिसका निर्णय पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने लिया। इसे जो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपये की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है और इसे भारत के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कारों में से एक माना जाता है। 68, हाल ही में घोषित दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया ग्रीन अमोनिया उत्पादन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस परियोजना की घोषणा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक विशाल संयंत्र स्थापित करने के लिए की गई है। दूसरा, हरित अमोनिया का उत्पादन सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग करके किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या है? राइट आंसर सी होगा, 1 और 2 सही है, बाकी सभी। चलिए आगे देखते हैं। 17 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना 1.5 MTPA क्षमता की स्थापना की घोषणा की। इससे एम ग्रीन द्वारा $10 बिलियन के निवेश से विकसित किया जाएगा। पारंपरिक अमोनिया के विपरीत हरित अमोनिया के उत्पादन में प्राकृतिक गैस या कोयले के बजाय सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा जल से प्राप्त हरित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता।
69 नंबर, 9 जनवरी 2026 को प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस वर्ष के 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। दूसरा, यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तीसरा, ये थर्ड कर लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2003 में इसकी शुरुआत से ही प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि केवल 2 सही है, 1 और 3 जो है ना, 1 और 3 गलत है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, लेकिन वो आयोजन 2005 का था, न कि 2026 का। चूंकि इस दिवस का आयोजन 2 वर्ष पर होता है, तो इस बार कोई आयोजन नहीं हुआ। 19वां आयोजन 2027 में होगा। यह दिवस 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। वर्ष 2003 से 2015 तक यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद वर्ष 2016 से यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार बाइनियल आयोजित किया जाने लगा। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुई थी। इसकी सिफारिश वर्ष 2000 में गठित डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी। 70 नंबर, वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो राइट आंसर बी होगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है। 14 जनवरी 2026 को जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 इस श्रृंखला का 21वां संस्करण है। इस वर्ष की रिपोर्ट का मुख्य विषय प्रतिस्पर्धा का युग, एज ऑफ कंपटीशन है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे गंभीर आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी जोखिमों जैसे भू आर्थिक टकराव, गलत सूचना, दुष्प्रचार, जलवायु परिवर्तन और AI के प्रतिकूल प्रभाव की समय रहते पहचान करना है। 71 इस्पात और एल्युमिनियम जैसे अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो राइट आंसर होगा आपका बी, यूरोपीय संघ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल से पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ EU ने 1 जनवरी से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के तहत दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू किया है। यह टैक्स यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से आयात होने वाले भारी कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों जैसे कि इस्पात, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन पर लगाया गया है। यूरोपीय संघ के बाहर से आने वाले सस्ते और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले सामानों से अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना तथा कंपनियों में कम सख्त पर्यावरण नियमों वाले देशों में शिफ्ट होने से रोकना, कार्बन लीकेज को रोकना। 72 नंबर, दोस्ती सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के तटरक्षक बलों के बीच आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर बी होगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। दोस्ती 2026 भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों कोस्ट गार्ड के बीच आयोजित होने वाला एक त्रिपक्षीय समुद्री एवं तटरक्षक अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 17 से 19 जनवरी 2026 के बीच मालदीव में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच आपसी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियानों, सर्च एंड रेस्क्यू में समन्वय को मजबूत करना है। 73 नंबर, 6 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस कागज रहित जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? तो बी, कलपेट्टा, वायनाड, केरल में। 6 जनवरी 2026 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा न्यायिक जिले में भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत
प्रणाली का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस जिला अदालत में मुकदमे की ई फाइलिंग से लेकर सुनवाई, साक्ष्य दर्ज करने, अंतरिम आदेश और अंतिम फैसले तक की संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी भौतिक फाइल के पूरी तरह डिजिटल पेपरलेस माध्यम से संचालित की जा रही है। उद्घाटन संबोधन के दौरान सीजे सूर्यकांत ने इस पहल को हरित न्यायशास्त्र ग्रीन ज्यूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया और कहा कि यह कदम न्याय वितरण प्रणाली में पर्यावरणीय संरक्षण और पारदर्शिता दोनों को बढ़ावा देगा। चौहत्तर नंबर सवाल देखिए, 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए PSLV-C62 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इसरो का वर्ष 2026 का पहला सफल प्रक्षेपण था। दूसरा, इस मिशन का मुख्य पेलोड DRDO का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 अन्वेषा था, जिसके साथ 15 अन्य छोटे उपग्रह भी शामिल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? तो राइट आंसर होगा बी, केवल 2 सही है और 1 नंबर गलत है। यह वर्ष 2026 में इसरो का पहला प्रक्षेपण तो था, लेकिन यह सफल नहीं रहा। प्रक्षेपण के तीसरे चरण में स्ट्रैप ऑन मोटर्स द्वारा परमाणु थ्रस्ट प्रदान करते समय रॉकेट अपने निर्धारित पथ से विचलित हो गया, जिसके कारण यह मिशन विफल रहा। इस मिशन का मुख्य पेलोड रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 अन्वेषा था। इसका अतिरिक्त इसमें 15 अन्य छोटे उपग्रह भी सहयात्री के रूप में शामिल थे। अगला सवाल देखते हैं 75 जनवरी 2026 में आयोजित ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह खिताब जीता है। दूसरा, इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत और बांग्लादेश को संयुक्त मेजबानी में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या है? तो राइट आंसर ए, केवल 1 सही है, 2 नंबर गलत है। ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस प्रतियोगिता का यह 16वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के दौरान की गई। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान आयुष महात्रे थे। भारत के वैभव सूर्यवंशी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। भारत ने पहली बार वर्ष 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता था। 76 नंबर 12 से 13 जनवरी 2026 के दौरान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई। दूसरा, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जर्मन चांसलर का आधिकारिक स्वागत किया। तीसरा, इस यात्रा के दौरान अहमदाबाद में जर्मनी का मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। राइट आंसर सी, 1 और 3 सही है। यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष 2025 में पूरे और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष 2026 में पूरे होने
ऐतिहासिक अवसर पर हुई। इनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में न की नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की और विश्व प्रसिद्ध पतंग उत्सव में भी भाग लिया। इस दौरान अहमदाबाद में जर्मनी के मानद वाणिज्य दूतावास होनोररी कॉन्सुलेट का औपचारिक उद्घाटन किया। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन में क्रेता विक्रेता बायर सेलर मॉडल से हटकर सह विकास और सह उत्पादन पर केंद्रित रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप की घोषणा की। 77 नंबर, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस सैन्य ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया? राइट आंसर डी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वेनेजुएला में चलाए गए इस विशेष सैन्य अभियान का गुप्त नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। 3 जनवरी 2026 के तड़के काराकास में अमेरिकी विशेष बलों डेल्टा फोर्स ने एक त्वरित कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके निवास में से हिरासत में लिया और उन्हें अमेरिकी हिरासत में भेज दिया। अमेरिका ने इस कार्रवाई को नार्को टेररिज्म, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतंत्र की बहाली का हवाला देकर न्यायोचित ठहराया। 78, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 से 31 तक कितनी फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना है? तो सी 5000 मेगावाट। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY का उद्देश्य वर्ष 2030 से 31 तक 5000 मेगावाट 5 गीगावाट फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के लिए 5070 करोड़ का वित्तीय परिव्यय मंजूर किया गया है। इसके तहत सौर परियोजनाओं के साथ कम से कम 2 घंटे की न्यूनतम भंडारण क्षमता वाली 10,000 मेगावाट आवर की ऊर्जा भंडारण प्रणाली ESS विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NIST के आकलन के अनुसार भारत के जलाशयों में कुल 102.18 गीगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। 79, जनवरी 2026 में किस राज्य का केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है? राइट आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के साथ साथ सतत विकास, पर्यावरण अनुकूलन, आजीविका और स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाना है। 80 नंबर, 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण था। दूसरा, इस संस्करण में कर्नाटक ने पदक तालिका में शीर्ष यानी पहला स्थान हासिल किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? राइट आंसर बी, केवल 2 यानी 2 सही है और 1 नंबर गलत है। 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण था, न कि पहला संस्करण। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक ने कुल 11 पदक, 3 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल घोघला बीच, दीव, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। आयोजन तिथि 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026। शुभंकर मैस्कट पर्ल, एक जीवंत डॉल्फिन। पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य
पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान मणिपुर। 81 77वें गणतंत्र 2026 के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी। दूसरा, इस बार पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में 7 पद्म विभूषण, 11 पद्म भूषण और 111 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। तीसरा, पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में 19 महिला पुरस्कारार्थी, 16 मरणोपरांत पुरस्कार तथा 6 विदेशी या NRI, PIO, OCI श्रेणी के प्राप्तकर्ता शामिल है। तो आपका जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही है वो है आपका कथन 1 सही है। राष्ट्रपति द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के पूर्व संध्या पर कुल 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई। कथन 2 गलत है। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों का श्रेणीवार वितरण इस प्रकार है। पद्म विभूषण 5 न के 7, पद्म भूषण 13 न के 11, पद्मश्री 113। कुल योग 5 + 3 + 1 13 बराबर 131। कथन 3 सही है। 2026 के पद्म पुरस्कार सूची में विविधता के आंकड़े निम्न प्रकार हैं। महिलाएं 19 महिला पुरस्कारार्थी, मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मान, विदेशी NRI, PIO चाहे OCI 6 प्राप्तकर्ता, पद्म विभूषण 5 व्यक्ति, धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत, न्यायमूर्ति KT थॉमस, N राजम, P नारायणन और VS अच्युतानंद मरणोपरांत। 82 जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर अपने राज्य प्रतीकों की सूची में राज्य सूक्ष्म जीव को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर C केरल है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य प्रतीकों में किसी सूक्ष्म जीव को मान्यता देकर शामिल किया है। केरल सरकार ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। इसे आमतौर पर हे बैसिलस भी कहा जाता है। यह एक ग्राम पॉजिटिव छड़ के आकार का गैर रोगजनक नॉन पैथोजेनिक गुड बैक्टीरिया जीवाणु है। 83 नंबर, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबलों में अपने 400वीं जीत दर्ज कर टेनिस इतिहास में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो C नोवाक जोकोविच। सर्बिया के टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबलों में 400 मैच जीतने वाले टेनिस इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रोजर फेडरर 369 जीत और राफेल नडाल 314 जीत इस महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। जोकोविच के नाम पुरुष टेनिस इतिहास में सर्वाधिक 24 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी 102वीं मैच जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के ऑल टाइम रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। चौरासी 77वें गणतंत्र 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अशोक चक्र सम्मानित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरा, उन्हें एक्जियम 4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान नेतृत्व, साहस और अनुकरणीय आचरण के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तीसरा, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो प्रतिष्ठा में युद्ध काल में परमवीर चक्र के सम्मान माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर B होगा, यानी 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। कथन 1 गलत है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, न कि दूसरे।
ध्यान दें, राकेश शर्मा 1984 अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन वे सोवियत संघ के सोयुज T-11 मिशन के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर नहीं। कथन 2 सही है। भारतीय वायुसेना IAF के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के AGM-4 AX-4 मानव अंतरिक्ष मिशन के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व, साहस और अनुकरणीय आचरण के लिए अशोक चक्र से अलंकृत किया गया। कथन 3 सही है। अशोक चक्र शांति काल के दौरान दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो वीरता या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है, और प्रतिष्ठा में यह युद्धकालीन सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समकक्ष है। पहला अवसर है जब किसी अंतरिक्ष सेवा या मानव अंतरिक्ष अभियान में योगदान के लिए किसी सैन्य अधिकारी को भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। 85 नंबर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर होगा बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। वर्ष 2026 का थीम विषय भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, डिजाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक। यह एक वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विमान निर्माण, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, एरोस्पेस घटक उत्पादन और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना है। यह आयोजन उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप क्षेत्रीय हवाई संपर्क, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करता है। 86 नंबर, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा समूह या कंपनी भारत का सबसे वैल्यूएबल मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है? तब भी टाटा समूह। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मूल्यांकन परामर्श संस्था ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की जाती है। टाटा समूह 30 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया। यह ग्लोबल टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय ब्रांड है। 60वां स्थान। वैश्विक स्तर पर एप्पल जो है $574.5 बिलियन के ब्रांड मूल्यांकन के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड ताज होटल्स लगातार चौथे वर्ष AAA+ रेटिंग के साथ भारत का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बना रहा। भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड LIC 36% की वार्षिक वृद्धि के साथ भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनकर उभरा है। 87 जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन गृह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर किया। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज, पारस्परिक अस्तित्व रखा गया था। तीसरा, इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर बी होगा। केवल 2 सही होगा, 1 और 3 गलत हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज, पारस्परिक सह-अस्तित्व, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस, शेयर्ड कोएक्सिस्टेंस था। भारत मंडपम में 24 से 25 जनवरी 2026 का दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन
मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 से जुड़े अन्य प्रमुख बिंदु, आयोजन स्थल व समय। यह शिखर सम्मेलन जनवरी 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्राथमिक उद्देश्य बौद्ध दर्शन के वैश्विक प्रसार को सुदृढ़ करना, करुणा, ज्ञान और सद्भाव जैसे शाश्वत मूल्यों को उजागर करना तथा सामाजिक शांति, नैतिक नेतृत्व, पर्यावरण और कल्याण के संदर्भ में बौद्धिक विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। 88 भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर डी, झारखंड। असम भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करने तथा महंगाई और आर्थिक स्थितियों के आधार पर उनमें संशोधन की सिफारिशें देने के लिए सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला निर्णय निकाय वेतन आयोग कहलाता है। 89 नंबर, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के अनुसार भारत जारी की गई IPO की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पहले नंबर 1 स्थान पर रहा है। इस संदर्भ में IPO से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर होगा आपका बी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। चलिए हम लोग अब देखेंगे IPO का तात्पर्य इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। 15 जनवरी 2026 को मुंबई में एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया EIBI के 14वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेबी के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में IPO लाए गए हैं, जिससे भारत IPO की संख्या के मामले में दुनिया में शीर्ष नंबर 1 स्थान पर, मूल्य के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जब कोई अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता पब्लिक को बेचकर प्राइमरी शेयर मार्केट में जारी करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO कहा जाता है। इसके जरिए कंपनियां व्यापार विस्तार और पूंजी जुटाने का काम करती है। 90 नंबर, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक मेड रेड लाइन्स रीड्रॉन का संबंध किससे है? तब भी ऑपरेशन सिंदूर से है। पुस्तक का नाम रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल। रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल। 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया गया। यह पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे चले भारत के त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभियान पर आधारित है। यह पुस्तक भारत की बदलती आतंकवाद विरोधी और रणनीतिक नीति का बहुआयामी थल, नभ, जल, कूटनीति और साइबर विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक को 4 सैन्य व कूटनीतिक विशेषज्ञों ने मिलकर लिखा है। मेजर जनरल बिपिन बख्शी सेवानिवृत्त, एयर मार्शल राजेश कुमार सेवानिवृत्त, राजदूत अनिल त्रिगुणायत सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव। 91 नंबर, हाल ही में विमेन प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने पहली बल्लेबाज कौन है? राइट आंसर होगा आपका बी, नेट साइबर ब्रांट है। 26 जनवरी 2026 रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB के खिलाफ खेलते हुए कोटम्बे स्टेडियम वडोदरा में उन्होंने 57 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर और मुंबई इंडियंस MI की खिलाड़ी नेट साइबर ब्रांट महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज बनी है। 92 23 जनवरी नेताजी
सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? राइट आंसर सी, सिक्किम को। विजेता संस्थागत श्रेणी वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SSDMA सिक्किम को प्रदान किया गया है। पुरस्कार राशि संस्थागत श्रेणी के तहत विजेता संस्था को 51 लाख की नगद राशि और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और निस्वार्थ सेवा करने वाले संस्थाओं व व्यक्तियों को सम्मानित करना। 93 हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? सी, सिक्किम। सम्मानित राज्य सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से अलंकृत किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य बन गया है। राष्ट्रपति पुलिस कलर किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस बल को उनके असाधारण अनुकरणीय और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाना सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार मिलने के बाद राज्य पुलिस बल के जवान अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन लेफ्ट स्लीव पर विशेष चिन्ह लगाने के पात्र हो जाते हैं। 94 नंबर देखिए, हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ए, पंजाब ने। राज्य को संगठित अपराध और गैंगस्टरों से पूरी तरह मुक्त करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। पंजाब को गैंगस्टर राज मुक्त बनाना तथा राज्य में असामाजिक तत्वों, नशीले पदार्थों की तस्करी और सामाजिक नेटवर्क पर नकेल कसना है। 95 हाल ही में IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? राइट आंसर बी, जाम्बिया ने। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IREDA ने जाम्बिया में 100 मेगावाट क्षमता के फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नवरत्न CPSE है। जाम्बिया से जुड़े प्रमुख तथ्य, राजधानी लुसाका। भौगोलिक स्थिति, जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है, जिसका प्रसिद्ध करीबा बांध स्थित है। 96 लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 IICDEM 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। दूसरा, इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा आयोजित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर होगा डी, 1, 2, 3 सही है। कथन 1 सही है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 IICDEM 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। कथन 2 सही है। भारत में चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में इस प्रकार के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन फर्स्ट बार किया गया है। कथन 3 सही है। यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की देखरेख में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDEM द्वारा आयोजित किया गया। IICDEM 2026 का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने किया। उद्घाटन सत्र में उनके साथ निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 97 हाल ही में चर्चा में रहे होप आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा होप आइलैंड पर सैटेलाइट
लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है। दूसरा, यह द्वीप आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित एक टैडपोल के आकार का प्राकृतिक द्वीप है। तीसरा, यह द्वीप प्राकृतिक रूप से काकीनाडा बंदरगाह को शांत जल प्रदान करता है, तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर डी, 1, 2, 3 सही है। आंध्र प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड पर उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी विकसित करने की योजना की घोषणा की है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप है। यह गोदावरी नदी द्वारा लाई गई तलछट सेडिमेंट से पिछले कुछ 100 वर्षों में प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ टैडपोल आकार का द्वीप है। यह द्वीप प्राकृतिक रूप से एक ब्रेक वाटर का कार्य करता है, जो कि काकीनाडा खाड़ी को बंगाल की खाड़ी के तेज लहरों और चक्रवातों से बचाता है, जिससे काकीनाडा बंदरगाह तक सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह बनता है। 98 जनवरी 2026 में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? राइट आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया से है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली फिंक रिवर को वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी माना जाता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह नदी लगभग 330 करोड़ से 40 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की भाषा में इसे लारा पिंटा के नाम से भी जाना जाता है। 99 पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस 1 लाइट डे की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तब भी वायेजर 1। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वायेजर 1 प्रोब पृथ्वी से एक प्रकाश दूरी को तय करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन जाएगा। 1977 में लॉन्च किया गया वायेजर 1 वर्तमान में सौरमंडल की सीमाओं को पार कर अंतर तारकीय अंतरिक्ष इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा है। 100 नंबर, जनवरी माह में मनाए जाने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिवसों को तिथि के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दूसरा, राष्ट्रीय युवा दिवस। तीसरा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। चौथा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो आपका राइट आंसर होगा, पहला होगा राष्ट्रीय युवा दिवस, उसके बाद से होगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तीसरा होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसके बाद से फर्स्ट होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राइट आंसर ये होगा 2431। तिथिवार क्रम, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। दूसरा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। तीसरा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। चौथा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना तिथि। जनवरी माह के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस थल सेना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 1 से 1 देखिए, 1 फरवरी 2026 को किस भारतीय पर्वतारोही ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? राइट आंसर सी होगा, कवाकयानो। 1 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कवाकयानो ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 22,831 फीट है। 27 वर्षीय कवाकयानो अरुणाचल प्रदेश से हैं। यह उपलब्धि उनके साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को रेखांकित करती है। 102 नंबर, फरवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा आपका यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। इस तरह से आज के लिए इतना ही। तो हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने माता पिता, परिवार, अपने समाज, देश से प्यार कीजिए। लाइफ में मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और देखिए इसके बाद जो है, देखिए अब कहाँ तक है, इसमें 1 से 2 तक हम करा दिए। इसके बाद हम अगले दिन 103 से हम लोग करेंगे। देखिए कितना है,
करीब करीब इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, करीब करीब 440 क्वेश्चंस है, समझ गए। तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो है आपका जीएस वर्ल्ड का है, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी है, यानी कि करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी ये है जीएस वर्ल्ड का। और इसमें देखिए क्या है, ये देखिए करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 तक का ये पूरा है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जिनको भी ये मैगजीन खरीदना हो खरीद कर पढ़ सकते हैं।